हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपने क्लोजर क्लासेस में। मैं आपका टीचर रियाजुद्दीन। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल। ओके, चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं पोलिनोमियल। ओके, चलिए पोलिनोमियल एक्चुअली आप लोग क्लास 8 से भी पढ़ते हुए आए होंगे, लेकिन आपने नहीं समझा कि ये पोलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, पोलिनोमियल होता क्या है पहले हम लोग वो जानेंगे, और भी उसमें जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एट्रीब्यूट है, एंटिटीज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पोलिनोमियल जो है ये आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पोली, दूसरा है मियल। पोलिनोमियल इसकी मतलब होता है मेनी, बहुत, मेनी। और मियल कहते हैं टर्म को, जिसमें एक या इससे ज्यादा टर्म आ जाता है, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। आप बोलते हो कि ये पोलिनोमियल क्या है? एक्चुअली में जिससे मैंने कहा कि आप एट में भी आपने पढ़ा, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आप वो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे बढ़िया से कि ये होता क्या है पोलिनोमियल, और उसकी जितनी भी चीजें हैं, टर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और भी बहुत बहुत चीजें लोग जानेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल में मेनी टर्म। अब आप ये टर्म देख करके आप सोचते होंगे कि टर्म होता क्या है। ओके, तो टर्म के जानने से पहले आपको मैं दो चीज बता देता हूँ, दो वर्ड आप याद रखिए। एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल। एक कांस्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो चीज नहीं बदलता हो कभी, वो कांस्टेंट कहलाता है। जिसका वैल्यू चेंज ना हो, नो चेंज। यहाँ पे जरूरी है कि उस वैल्यू, चलिए ठीक है, नो चेंज कर रहे हैं शॉर्ट में, चलिए नो चेंज। ओके, वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो, जो चेंज हो वो वेरिएबल, और जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कांस्टेंट क्या है? जैसे आप कह सकते हैं कि इस मार्कर का जो लेंथ है ये कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा नहीं कभी ना घटेगा, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे इस बोर्ड का जो विड्थ है ये कांस्टेंट है। अब मैं ये कहूंगा कि इस मार्कर का जो इंक क्या है, ये वेरिएबल है। क्यों? देखिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर मुझे इंक डालना पड़ेगा, तो चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। जो चीज चेंज हो जाए वो वेरिएबल, और जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट। और बेसिकली जितने भी कांस्टेंट है वो नंबर है 5, 6, 7। जो 5 है वो हमेशा 5 ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट है। और वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे इंसान का उम्र, आज कल मैं कुछ और हूँ, कल कुछ और हो जाऊंगा, तो हर लम्हा बदलता रहेगा, ये हो गया वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल को यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में करते हैं लोग, किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, इसे हम किसी अल्फाबेटिकल से इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली जो करेंगे x, y, z, इस टर्म में आप पाइएगा, ये आप वेरिएबल को लिखिएगा। तो हम वेरिएबल को इस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और x, y, z क्यों लिखते हैं ये हम आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन आप फिलहाल समझ जाइए कि वेरिएबल को हम x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं। नौ, अब हम ये बात आपको इतना क्यों बताएं? क्योंकि आपको टर्म को जानने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना चाहिए। अब हम जानेंगे कि टर्म क्या होता है। ओके, चलिए इसे बता दूं। वेरी गुड, अब आते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब आते हैं टर्म को। टर्म आप वेरिएबल और कांस्टेंट से आप जान ही गए क्या होता है। टर्म जो होता है बेसिकली वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सर होता है। ओके, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के मिक्सचर को ही हम कहते हैं टर्म। चाहे अब ये जो कॉम्बिनेशन, मुझे पता कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, either the variable and constant or the variable constant and constant, sometime variable and variable, not sometime, always. Okay, चलिए तो बेसिकली टर्म कहते हैं, टर्म को अगर आप डिफाइन करना चाहिएगा तो लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मैं भी से करूंगा, आप समझ जाइएगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, या वेरिएबल एंड वेरिएबल भी कीजिए,
वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन कहलाता है टर्म, या वेरिएबल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम टर्म। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा x, ये अपने आप में एक टर्म है। मैं कहूंगा x इंटू वाई, ये भी अपने आप में एक टर्म हो गया। मैं कहूंगा 5 इंटू एक्स, ये भी अपने आप में एक टर्म हो गया। ठीक है, और मैं कहूंगा, देखिए ये सिर्फ वेरिएबल था, ये वेरिएबल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन था, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको हो रहा है, वेरिएबल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और ये आपके सिर्फ वेरिएबल है। तो ये सारे चीज जो है आपको कहलाएगा टर्म। और एक बात आप जान जाइए, बता देता हूं हम लोगों को कि x क्रॉस वाई, एक्स इंटू वाई, अगर दो वेरिएबल है तो बीच में साइन को, मल्टीप्लाई के साइन को देने की जरूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, ये और ये दोनों चीज एक ही होता है। ये समझने के लिए आप समझिए, ये साइन को बीच में देने की जरूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टूड है कि बीच में मल्टीप्लाई होगा। ओके, नौ इसी तरह हमारा जिस कांस्टेंट और वेरिएबल है, बीच में साइन है, तो इस साइन को देने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों अंडरस्टूड है। बेहतर है आपको ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कीजिए, ये जो है लिखिए, गलत नहीं है, दोनों ही सही है, लेकिन ये तरीके से लिखना ये अच्छा रहता है। इस तरीके से लिखते हैं, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव वेरिएबल आ जाए, या वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, बीच में आप मल्टीप्लाई को साइन को दें या ना दें, दोनों की मीनिंग एक ही होता है। ओके, चलिए, तो ये जो है अपने आप में एक टर्म कहलाता है। एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, चलिए मैं समझा रहा हूं, एक बार देख लें। देखिए अब क्या है कि मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये और ये क्या, ये दोनों एक ही टर्म है? नहीं, आपका जवाब होगा हाँ। बहुत से बच्चे हाँ कह देते हैं, वो एक्स देखते होंगे, हाँ दोनों ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों एक टर्म नहीं है। ये एक्स है, इसके मतलब है सिर्फ एक्स अकेला, और इसके मतलब क्या होता है कि एक्स आपस में दो टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर आप पावर को देख लो तो आप समझ जाओ कि जितना पावर है, जिस पर ये वेरिएबल पर ये पावर, जितना पावर है उतनी बार वो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को 2 मान लेता हूं, सपोज दैट, ठीक है, तो ये अगर 2 है, ये x को मैंने 2 माना, तो ये वाला टर्म 2 हो गया, और इस x को अगर मैंने 2 माना तो ये 2 इंटू 2 ये हो गया 4। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों सेम नहीं है। आप वेरिएबल देख करके आप दोनों को सेम नहीं कहना। तो ये अलग हो जाएगा टर्म, ये हो जाएगा अलग टर्म। जब दोनों टर्म सेम हो जाए तो ऐसे टर्म को हम कहते हैं लाइक टर्म, और जब दोनों टर्म सेम ना हो, अलग अलग हो, इसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म कहते हैं। तो ये तो लाइक है, नहीं है लाइक, ये अलग टर्म है, वो अलग टर्म है। अब मैं एक बात आपको और कहूंगा, चलिए इसे देख लें, एक बार समझ लें, मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम, ओह सॉरी, हाँ चलिए, ओके, होता है बीच में, होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये x मैंने दिया, मैंने कहा 5x, मैंने कहा 5x स्क्वायर y, मैंने कहा 5x स्क्वायर वाई जेड अपॉन 3। देखिए ये सारा एक ही टर्म कहलाएगा, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म। ये जो x है, x के साथ y का मल्टीपुल है, x के साथ y z का मल्टीपुल है, 3 से डिविजिबल है। तो समझिए कि ये तीनों चीज, आप जितनी भी चीजें यहाँ देख रहे हैं, ये सारा अलग अलग टर्म है। तो टर्म में देखिए क्या होता है, करते बच्चों को ये सोचता है कि एक ही है, नहीं, ये अलग अलग है। और एक बात जानिए कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मैंने कहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल एंड वेरिएबल, इसको वेरिएबल है, देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। कहाँ गया? ये कांस्टेंट है। तो V और C मैंने लिख दिया, आप समझ जाइए, बार बार कौन हाथ लगाए हैं, आप समझ जाइए। V फॉर वेरिएबल एंड C फॉर कांस्टेंट। मैं V और C लिख दूंगा, आप समझ जाया करें। ओके, चलिए
तो जैसा कि आप देख रहे हो ये x 5x 5x² y 5x² yz अपॉन 3 ये सब अलग अलग टर्म है। तो कॉम्बिनेशन के माने क्या होता है, पहले आप समझिए कि ये कॉम्बिनेशन में कह किसे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन के माने होता है कि वो आपस में मल्टीपल हो या डिवाइड हो, सबको हम एक कॉम्बिनेशन बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। एक सिस्टम एक टर्म कहलाएगा। देखिए ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, आपस में मल्टीपल है, कॉम्बिनेशन है, एक सिस्टम है, ये एक टर्म कहला गया। यहाँ देखिए 5x² y एक सिस्टम है, ये एक टर्म कहला गया। यहाँ देखिए 5x² yz अपॉन 3 एक सिस्टम है, ये एक टर्म कहला गया। नहीं, हाँ वेरी गुड, ये सब एक टर्म कहला गया, एक टर्म। तो अब है कि दूसरा टर्म कैसे बोलेंगे। चलिए अब ये टर्म जो है सेपरेट होगा, कैसे होगा। तो टर्म के सेपरेशन के लिए आपके बीच में आप जहां प्लस साइन या माइनस साइन को देख लेंगे, समझ जाइए वो टर्म अलग अलग है, उसे अलग अलग टर्म मानिएगा। और ये जो प्लस माइनस डिवाइड इसे ऑपरेटर कहते हैं। दो बात आपकी मैं बेसिक बता रहा हूँ, देखिए जानिए, बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। एक होता है वर्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर, और एक होता है ऑपरेंड। ओके, ऑपरेटर कहते किसे हैं, ये प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, इनटू हो, ये सब ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ना, घटाना, माइनस, इनटू, व्हाटएवर। ये ऑपरेंड किससे किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा 5 + 4, तो ये 5 जो है और 4 जो है ये दोनों है ऑपरेंड। क्या है, ऑपरेंड। और ये प्लस जो साइन है ये है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को आप समझिए, फील लीजिए, फील कीजिए, फील करना बहुत जरूरी है ऑपरेटर का। ये प्लस ऑपरेटर होता है और ये दोनों ऑपरेंड होता है। whatever the resultant is, whatever the function is performed by these operator is called operation। जब जो काम हुआ इस ऑपरेटर के थ्रू इस ऑपरेंड पर, तो पूरी सिस्टम के लिए ऑपरेशन करना, ऑपरेशन हुआ, तो ये होगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा 9, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब जानना है आपको। जब मैं ऑपरेटर का जिक्र करूं तो आप समझ जाइए इधर मैं प्लस माइनस डिवाइड इनटू इसकी बात कर रहा हूं। जब मैं ऑपरेंड का बात करूं तो आप समझ जाइए कि जिसका काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे 5 4 ये सब पर काम हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑपरेंड। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर क्लियर हो गया। मैं हर बात बताता रहूंगा बीच बीच में, देखिए जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा, मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सी चीजें पढ़ा दूंगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 10 के बच्चों को, देखिए, और बेसिकली मैं एक बात करूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा सेम कॉन्सेप्ट 9th क्लास वालों के लिए भी है और 10th क्लास वाले के लिए भी है। इसलिए हमारा वीडियो ये दोनों के लिए, 9th वाला समझ जाइए कि वो आपके लिए और 10th वाला समझ जाइए कि वो आपके लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सेम है। और एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपके जो चैप्टर पॉलिनोमियल ये दोनों में आएगा, 9th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर है, 10th में भी है, और सेम चीज है, कुछ चीजें बदलेंगी। तो मैं एक बार में जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट दोनों के लिए होगा। हाँ, क्वेश्चन मैं दोनों का अलग अलग सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोगों को। ओके, चलिए इसे मैं बता दूं। अब एक बात और एक चीज आता है आपका एक्सप्रेशन ऑफ क्या कहते हैं, टर्म के बारे में आपको बता दिया। अच्छा एक बात मैं और बोल देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। जिसमें अगर आपके एक टर्म किसी इसमें जैसे पहले एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो फिर मैं आऊँगा आगे, फिर मैं बात करूँगा आपसे एक्सप्रेशन। अभी आपने टर्म के बारे में पढ़ा कि टर्म क्या होता है, तो टर्म के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, है ना, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं टर्म। और जब मैं कॉम्बिनेशन का जिक्र करूं तो आप समझ जाइए कि ये कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ओके, और प्लस और माइनस से दोनों टर्म अलग हो जाती है। जैसे मैं कहूँगा 5x, मैं कहूँगा प्लस 3y, तो बीच में प्लस आ गया। मैंने कहा था ये एक टर्म और ये एक टर्म,
जब भी बीच में प्लस और माइनस दिख जाए आप समझ जाइए कि ये अलग अलग टर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, आप सारे टर्म से मिलिए। 5x² y प्लस 3x, मैंने एक 3y मैंने ऐसे कर दिया, ये एक टर्म, ये एक टर्म, मैंने कर दिया -4z, सॉरी z, देखिए मैं जरा लिखा हूँ थोड़ा एक बार, ये मेरा क्या अपना ये z, इसे कुछ और समझ जाइएगा। 5x² y 3y -4z, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस वाले में दो ही टर्म है, इस वाले में तीन टर्म है। तो इसी तरह ये सारे अपने आप में एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो यहां से देख के आप क्या समझ रहे हो, यही एक्सप्रेशन है। तो क्या एक्सप्रेशन, आप डिफाइन करो एक्सप्रेशन को। अब हम एक्सप्रेशन को डिफाइन कैसे करते हैं सुनिए। अब मैं एक्सप्रेशन को डिफाइन करूंगा कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, वेरी सिंपल। एक्सप्रेशन, व्हाट एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। अभी हमने इससे पहले बात किया था टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल एंड वेरिएबल, एंड एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। जब कई टर्म आपस में कंबाइन हो जाए, वन और मोर देन वन, टू और मोर देन टू, व्हाटएवर, तो वो सारा मिलकर के एक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा 5x² y, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दो टर्म का एक्सप्रेशन है। तो दो टर्म का हो सकता है, तीन टर्म का हो सकता है, एक टर्म का हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक का हो सकता है, वो एक बोलिए, दो, तीन, चार, वो सारे के सारा आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। मैंने एग्जांपल दिया, ऑलरेडी फील कीजिए आप। मैं कहूंगा 3y² प्लस z प्लस 2, देखिए ये z है, ये 2 है, मैं इसलिए z में देता हूँ डंडा। हाँ ये हमारा स्टाइल है, हाँ कॉपी मत कीजिएगा। ये 3y² प्लस z प्लस 2, तो ये जो है आपके तीन टर्म का एक्सप्रेशन है। तो जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म आए, ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं मोनोमियल। ये बच्चे में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 8 में। मोनोमियल, मोनो मतलब वन, मियल मतलब टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म आए। जैसे मैं कहूंगा आपसे, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है और नंबर भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन माना जाएगा। हाँ, तो मोनोमियल, ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है। देखिए मोनोमियल है, हम एक टर्म ले लेते हैं 2x, आप बोलो 2x², ये भी एक ही टर्म है। कुछ जो लोग 2x² y कर दिया, ये भी एक ही टर्म माना जाएगा। मैंने कहा ना, टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड वेरिएबल और वेरिएबल एंड कांस्टेंट, and combination is what? Combination is either the divides or multiplied. Okay. Now दूसरी बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोम, बाई मतलब टू और मियल मतलब टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म पाया जाए। लीजिए हमने कर दिया 3x प्लस y, दो टर्म पाया जा रहा है। और ट्राइनोमियल, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म पाया जाए, और ट्राइनोमियल 5x² y प्लस 3z प्लस 7, क्या है ट्राइनोमियल। ऐसे कुछ भी कर लीजिए, एक से ज्यादा सिस्टम पाया जाए, 2 और मोर देन 2, दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात आता है, हमने एक्सप्रेशन जान लिया, हम लोगों ने पॉलिनोमियल समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि आपको पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। चलिए तो हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखिए 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 देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जानना, आपको पहचानना हो कि कोई आपके बुक में आ जाएगा, आप देखोगे, आप पहचानोगे कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो इसको करें क्लासिफिकेशन, कितने तरह का टोटल होता है। तो अगर हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो टर्म में होगा, दो तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक करते हैं इन केस ऑफ टर्म, और दूसरा करते हैं इन केस ऑफ पावर। अब देखिए टर्म का तो मैंने बहुत जिक्र किया, मैंने पावर का जिक्र नहीं किया। चलिए मैं थोड़ा सा पावर के बारे में सुनाता हूँ, अब फिर मैं बैक आऊंगा। मैं इधर ही समझाता हूँ, लीजिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगा, फिर समझा लें। इन केस ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, और इन केस ऑफ पावर के बारे में। पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर।
ठीक है। पावर क्या होता है, जब नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे सपोज दैट मैं कहूंगा 2 × 2 4, वेरी इजी। अब मैं इसी चीज को पावर के टर्म लिखूंगा, तो जो नंबर आपस में जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आप एक बार लिख करके और इसके ऊपर पावर लगा दो। मतलब इसका मतलब हो गया कि ये जो नीचे वाला है वो ये नंबर है और ये जो ऊपर वाला है ये कितनी बार है, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूंगा 3 × 3 तो क्या लिखूंगा, ये 3 जो है आपस में 2 बार आएगा, तो जो है रिपीट हो रहा है उसको आप लिख दो। ओके, कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इतनी आप इस पर पावर लगा दो। ये हो गया पावर। ऊपर जो है ना इसके सर पर कुछ रखा पड़ा है वो पावर, आपके सर पर कुछ है वो पावर कहला गया, इसके सर पर है ये कहला गया पावर कहला गया। समझ रहे ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं आप लोग, खुशी की बात है। तो पावर मतलब ये होता है कि जब नंबर आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाए और जितनी बार हो जाए तो एक बार उस नंबर को लिख दो और जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतना इसके सर पर पावर लगा दो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये पावर था आपके पास, तो ये कांस्टेंट पर था। चलिए थोड़ा सा वेरिएबल में भी देख लेते हैं। मैं कहूंगा y × y तो इट बिकम y²। It means that y multiplied itself 2 times। 2 बार ये y आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, एक बार लिख करके जितनी बार मल्टीप्लाई है उस पर पावर लगा दिया। आप लगा दीजिए, लीजिए मैं कह दूंगा x × x, इसे लिखेंगे x का क्यूब। ठीक, यानी कि x आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, एक बार लिख दीजिए और इस पर पावर लगा दीजिए। ठीक, जिसे लग रहा है हम बोर हो रहे हैं वो अपने आप डबल स्पीड करके भाग जाइए, आप इससे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा आगे मिलने वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज है ये तो मैं समझा रहा हूं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्हें समझने में दिक्कत होती है उसके लिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ओके, चलिए नाउ अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन टर्म में, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, एक टर्म होगा तो वो कहलाएगा मोनोमियल। मोनो लिखेगा, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, अभी ठीक कर देते हैं, मोनोमियल। हाँ ओके, चलिए ये इसके मतलब एक टर्म है। हाँ ये लिख रहा है, एक टर्म बताएगा, ये बताएगा आपको विद रिस्पेक्ट टू टर्म में है ये, भाई क्यों दिमाग लगाना। अगर 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, तो मैं सब एक मोर देन 2 और 2 मोर देन 2 दैट इज पॉलिनोमियल। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ टर्म। इन टर्म ऑफ टर्म के साथ तो बोलता हूं, चलिए इसे मैंने क्या लगा दिया, हालांकि इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल था मुझे, लेकिन ऑलरेडी टर्म अवेलेबल पहले से था इसलिए मैंने क्या बोल दिया। चलिए अब आते हैं पावर के केस में कैसे बोलेंगे। तो पावर के केस में अगर किसी भी एक्सप्रेशन पर पावर एक हो, ऐसे इसको बोलते हैं लीनियर बन जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक है 2 हो जाएगा, एक की बात करेंगे बाद में, पहले 2 बातें हैं। 2 करेंगे तो वो कहला जाएगा क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक। और एक में लीनियर होता है, एक भी बोल ही देते हैं लीनियर होता है, 2 में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, इस तरह से चलता चला जाएगा। और यहाँ पर सबके बारे में हम बात करेंगे, ये समझाना है, मेन इन्हें समझाना है लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है। लीनियर तब होता है जब पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक तब होता है जब पावर 2 होता है, क्यूबिक तब होता है जब पावर 3 होता है। समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उसी की बात है। चलिए चलो मिटाता हूँ पहले। अब आते हैं इसके पॉलिनोमियल में हम लोग बात करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। चलिए लीनियर क्या होता है, ऐसा देखिए मैं एक इसमें चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्चुअली में ये आपके पास 2-3 चैप्टर का मिक्सचर है। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट जो है एक में 3 चैप्टर एट ए टाइम में 4 चैप्टर पूरा मिक्स हो जाता है। जैसे कि आपका एक चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो भी इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो भी है,
और इसमें आपको आएगा एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारे कॉन्सेप्ट से मिल करके ये चैप्टर आपका बनता है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं यूँ कहूँ इन शॉर्ट में ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए होगा कि इसमें आप एक ही बार में सारे चीज़ को जान जाएंगे कि लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें ही जानेंगे, अलग अलग मैं नहीं बताऊंगा। फिर वहां पर हम लोग अलग काम करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा ये एक होगा और ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा आपके लिए और बेसिक समझने के लिए बेहतरीन होगा। जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो हमारे वीडियो को एक बार देखें वहीं से, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको लीनियर में आ रहा हूँ कैसे। अच्छा, अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में बताया, मैं आपको इक्वेशन की बात बताऊँ। अभी हमारा एक्सप्रेशन था 3x + 5, दिस इज एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है। मैंने कहा था कि अगर एक से ज़्यादा टर्म मिल जाए और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म को ही हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जब यहाँ पर इसके इक्वल टू समथिंग कर दो, यानी इसका LHS पार्ट में भी कुछ ना कुछ हो, इसके RHS पार्ट में भी कुछ ना कुछ हो, दोनों पार्ट में कुछ ना कुछ हो, तब ये पूरा सिस्टम कहलाता है इक्वेशन। देखिए, ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस है, समझ जाइए। बच्चों को एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में बहुत दिक्कतें होती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप समझिए एक्सप्रेशन क्या था। अगर मैं इस पार्ट को इस पोर्शन को हटा लूं तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। अगर मैं इक्वल टू के साथ कर दूं, मतलब कुछ LHS पार्ट भी कंटेन करे, कुछ RHS पार्ट भी कंटेन करे, तो ये हो जाएगा आपके इक्वेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फर्क है। समझिए इस चीज को, बहुत ही बेहतरीन चीज इससे समझिए, ध्यान से। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई रिपीट, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म का जो कॉम्बिनेशन है उसे ही हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन मतलब इस एक्सप्रेशन में कुछ उसके RHS पार्ट कुछ कंटेन करता हो जो एक्सप्रेशन, वो बन जाएगा इक्वेशन। 3x + 5 = 0। अब ये पूरा सिस्टम बन गया इक्वेशन। ऐसे हटा दूंगा तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ध्यान समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, इक्वेशन जिस एक्सप्रेशन में कि RHS पार्ट में भी कुछ ना कुछ होल्ड करता हो, कुछ ना कुछ कंटेन करता हो, ये पूरा सिस्टम इक्वेशन बनता है। इसलिए पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। मैंने वहां लीनियर और क्वाड्रेटिक लिख के छोड़ दिया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बोला, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बोला, मैंने क्यूबिक बोल दिया। अब वहां जब आप पढ़िएगा चैप्टर में तो इक्वेशन लिखा रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन के नाम से चैप्टर होगा। समझ रहे हैं बात? तो मतलब क्यों हो रहा है, देखिए उसके RHS पार्ट में कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, इसीलिए इसको बोल दिया क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। चलिए, मैं इसको पहले मिटाता हूँ। पहले आपको थोड़ा इक्वेशन की फीलिंग आ गई होगी, आई थिंक। फील करते रहिए, फील करते रहिए। मैथ फील करने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। फील कीजिएगा, सब हल्का लगेगा, इजी लगेगा। चलिए, हम फील कराते हैं आपको। अब हम आपको थोड़ा सा फील कराएंगे लीनियर इक्वेशन के साथ। कॉन्सेप्ट सब पॉलिनोमियल है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं पॉलिनोमियल हूँ, लेकिन मैं पूरा 3-4 चैप्टर को मैं एक बार फील कराऊंगा। आते हैं थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन। तो कैसे इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। मैंने कहा जिस एक्सप्रेशन या जिस इक्वेशन पर डिग्री 1 हो, ऐसा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। अरे आप बोला आपने डिग्री का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, ये डिग्री क्या है? अभी मैं पावर बोला था, फिर मैंने डिग्री बोल दिया, आप कंफ्यूज कर गए। चलिए, मैं इस पर बात करूंगा अभी, लेकिन आप देखिए, जैसे एक बात और सुन लिए, फिर कर लेते हैं। 5x² + 3x। अब मैं बोलूंगा कि बोलिए इसका पावर कितना है। आप बोलोगे सर आप इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? इस पर तो मैं पावर 2 देख रहा हूँ भाई, और इस पर तो पावर 1 देख रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो? कंफ्यूज हो गए। अब मैं बोलूंगा कि भाई आप तो बोलेंगे बताओ पावर कितना है। अब बोलोगे सर पहला वाला टर्म है, इस पर पावर 2 है, और दूसरा वाला टर्म है, इस पर पावर 1 है। बिल्कुल सही बात। अब मैं बोलूंगा बताओ तो उसमें डिग्री कितना है। देखो डिग्री क्या हो गया, जब जिस टर्म पर मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री बन जाता है। ऐसा डिग्री पावर ही है, लेकिन जब मैक्सिमम पावर हो जाए वही उसका डिग्री कहा जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आप डिग्री तो आप समझ ही गए। चलिए, अब मैं आता हूँ। तो देखिए, ये है इसका डिग्री कहलाएगा।
जिस एक्सप्रेशन पर, जैसे एक से ज़्यादा टर्म है, अब जिस एक्सप्रेशन पर, जिस टर्म पर मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री कहा जाता है। ऐसे तो मैं कहूँगा इस टर्म का डिग्री पावर 2 है और इस टर्म का पावर 1 है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन में बोलूंगा तो मैं पावर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, डिग्री। अब यहाँ पर आएगा डिग्री का, जो मैक्सिमम पावर होता है वो उस एक्सप्रेशन का या वो उस इक्वेशन का डिग्री कहलाया जाता है। तो यानी बोलेगा इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है भाई, एक्सप्रेशन है, हाँ इक्वेशन ही बोलना है। क्यों भाई, यहाँ पर कुछ था ही नहीं यार, ये आरएचएस पार्ट रखता ही नहीं है। जब ये आरएचएस पार्ट रखे अब ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन, अदरवाइज ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ 2 डिग्री, ऑफ 2 डिग्री, 2 डिग्री का। अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए ये कितने डिग्री का एक्सप्रेशन है या ये कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन को देखिए घबराने का नहीं, एक ही चीज है। अब इक्वेशन में क्या है भाई, आरएचएस पार्ट कंटेंट करता हो तो इक्वेशन, और नहीं तो ये एक्सप्रेशन। डिग्री मैक्सिमम पावर, इस पर किसी भी टर्म पर जो मैक्सिमम पावर होता है उस पूरे एक्सप्रेशन का, वो उसका डिग्री बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। ओके, चलिए मैंने आपको डिग्री के बारे में क्यों बताया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से पॉलिनोमियल कैसा कैसा होता है डिग्री के टर्म में उसके बारे में, मोनोमियल के बारे में, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। यहाँ मैंने हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा आपको डिग्री के बाद। चलिए पहला पॉलिनोमियल में बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन का। कैसा इक्वेशन होगा जिसे आप कहिएगा कि ये ही है लीनियर इक्वेशन। देखते के साथ चलिए, हाँ ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, ये कैसे पता चलेगा। चलिए आप जब भी इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को देख लें, इस फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को देख लें, ये इक्वेशन कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ बहुत बेसिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट बोलने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर मतलब लाइन, लाइन का इक्वेशन। देखिए जितनी भी चीजें होती है हर चीज किसी ना किसी इक्वेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लाइन भी किसी ना किसी इक्वेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। कैसा इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देख लो, बोलोगे भाई ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए x पर डिग्री पावर 1 है, y पर पावर 1 है, a b c कांस्टेंट है। देखिए अब बोले सर ये भी तो अल्फाबेटिकल, आपने कहा था कि a b c अल्फाबेटिकल में रिप्रेजेंट कर दो। नहीं, मैंने कहा था ज्यादातर वेरिएबल को x, y और z के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, बाकी a b c यहाँ पर कांस्टेंट है। x y z क्यों होगा इसके बारे में बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद। आप पहले देखिए, फील लीजिए, फिर वहां पर आपको समझाएंगे कि x y z के बारे में मैंने क्यों बोला था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे सुन रहे हैं। x पर पावर 1, y पर पावर 1, और मतलब इस पर डिग्री 1, क्योंकि दो ही वेरिएबल है x y और दोनों पर पावर 1 है। तो मैक्सिमम पूरे इक्वेशन में 1 पावर है, तो वो डिग्री कहलाया जाएगा 1। और जब भी किसी भी इक्वेशन में डिग्री 1 हो तो ऐसा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर एक बात और ऐड कर देता हूं, इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक x है और दूसरा y है। तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक वेरिएबल x की बात कर रहे हैं और एक वेरिएबल हम y की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आप लोग बच्चे में बहुत पढ़े होंगे, इस तरह से पढ़ते होंगे 5x + 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अरे देखिए भाई, देखिए ये वेरिएबल x है और इस पर पावर है 1, ये इसका डिग्री चला गया। मैंने अभी कहा था जिस पर आपको डिग्री 1 दिख जाए आप बोल दो, बिना आंकन बंद कर दो, बोल दो भाई ये लीनियर इक्वेशन है। इस पर मैंने देखा डिग्री 1, मैं बोल रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन है। तो इस दोनों में फर्क क्या है भाई, ये इसमें 2 वेरिएबल था, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन 1 वेरिएबल में चला गया। तो मैं इसको कहूँगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ऐसे मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, अब ये जो 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल से आप क्या समझ रहे हो, तो इसके बारे में और बात करेंगे। चलिए पहले थोड़ा कुछ इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा, अगर डिग्री 2 होगा तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से करेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए सेम चीज है, और ये देखिए x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, 2 तो x वेरिएबल ही है, तो यहाँ x पर पावर 2, यहाँ x पर 1, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये 2 डिग्री का ये हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया। मैंने कहा था 2 डिग्री है, अभी मैंने कहा जिस एक्सप्रेशन या जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाए ऐसा इक्वेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, बच्चे पूछेंगे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो बच्चे जो भी देखने बैठे होंगे वीडियो, ये क्या लिख के बैठ गए भाई तुम? चलिए ये ऐसा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन, और ये इक्वेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने इक्वेशन लिखा, मैंने एक्सप्रेशन नहीं लिखा, क्योंकि इसके आरएचएस पार्ट में कुछ ना कुछ है। अगर ये हटा देंगे तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं करने का, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1। डिग्री वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर वही डिग्री में बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप समझ जाओ कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। ओके चलिए अब तीसरी बात भाई, हाँ चलिए तीसरी बात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को आप देख लो तो बोलो ये मेरा है क्यूबिक इक्वेशन, ये है मेरा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं डिग्री 1 अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर वो कहलाता है डिग्री। डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 3 क्यूबिक इक्वेशन। दिस इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जब भी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिख जाए आप आंख कान बंद कर लो, बोल दो ऐसा दिख जाए लीनियर, ऐसा दिख जाए क्वाड्रेटिक, ऐसा दिख जाए क्यूबिक। समझ में आ गया? चलिए हम इसी के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे और यहाँ पर हम x और y के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है एक लाइन का इक्वेशन, लाइन कैसा भी है, लीजिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, लाइन कैसा भी होगा इसका इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। और ये जो है ये दोनों का दोनों किसी कर्व का इक्वेशन होता है, चाहे वो ऐसा हो जाए चाहे वो ऐसा हो जाए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो जब डिग्री 2 हो जाए तो ये कर्व का इक्वेशन 2 और मोर देन 2। जब डिग्री समझ मैं कहना कैसा समझ रही आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब डिग्री किसी भी वेरिएबल पर डिग्री 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो वो इक्वेशन किसी ना किसी कर्व का होगा। बस आप समझ जाइए कर्व क्या आता है, ये आर जो आप देखना ये कर्व होगा, ये कर्व कैसे कर्व लेंगे और ये एक लाइन हो गया। तो जब डिग्री 1 दिख जाए तो किसी लाइन का इक्वेशन, जब डिग्री 2 दिख जाए या 2 से मोर देन 2 देन इन दैट केस दैट्स द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ये कर्व है, ये कर्व है, इस तो कर्व ही पर पड़ेगा, आर्क बन जाए वो सारे के सारे कर्व है और इसी कर्व का इक्वेशन होता है इस टाइप का। अब कैसा होगा कर्व ये हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। ओके चलिए बता दूं, चलिए बाकी आप लोग नोट कर लें। चलिए अब हम आते हैं इसको जानने के लिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट, और ये सारे चीज को जानने के लिए कोऑर्डिनेट का जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके चलिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ सब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट का जानना जरूरी है। और मैंने कहा कि एक्चुअली में ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब का मिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ है और फिर हम हर चैप्टर के बारे में अलग अलग बात करेंगे, ऐसा ही होगा है ना। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल का मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट में आप जो बच्चे का सही से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप याद रख लें। आपके जो जितने भी चैप्टर हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास जो है क्या है कोऑर्डिनेट,
ये सारे चीज को आप जो है एक ही बार में इन सबका आउटपुट में तो ऑलरेडी हो ही रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक बार में देने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अभी हमने पॉलिनॉमियल पे पढ़ रहे हैं, सारी चीज पॉलिनॉमियल में ही होगा। चलिए मैं थोड़ी सी बात कोऑर्डिनेट करता हूँ। आप बोलिएगा सर ये कोऑर्डिनेट की बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीच में क्यों लेकर के आ रहा हूँ। और एक 9th क्लास वाले के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन 9th क्लास वाले के कोऑर्डिनेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 9th क्लास वाले आप देख लें, आपको इसी कॉन्सेप्ट में आपका कोऑर्डिनेट चैप्टर ही कंप्लीट है। ओके, तो चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ अभी कोऑर्डिनेट के बारे में। चलिए कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट लेता हूँ। कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, लेकिन बहुत ही मैं बेसिक बता रहा हूँ। हाँ, अगर जो बच्चे कुछ ले आए हैं वो समझ लेंगे, उसके लिए काफी है। कोऑर्डिनेट के लिए हम जानते हैं, थोड़ा सा डायमेंशन के बारे में जानते हैं कि डायमेंशन कितने तरह का होता है। मैं ज्यादा नहीं, मैं 3 डायमेंशन से आपके बारे में बात करूंगा, बाकी आप प्लीज में पढ़ेंगे अच्छे से डायमेंशन के बारे में। इन शॉर्ट आप लोगों के लिए, जो छोटे बच्चे समय अभी 9 10 के, उनके लिए मैं कह रहा हूँ वो समझिए। डायमेंशन अभी यहाँ पर हम देखेंगे 3 तरह का होगा, या 1D होगा, D4 डायमेंशन, 2D होगा, या आपके 3D होगा। कोई भी चीज आप देखते होंगे अपने अगल बगल में, जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, उसमें या तो 1D होगा, या 2D होगा, या 3D होगा। अब 1D 2D और 3D जानने के लिए हम कुछ जानेंगे, आपके लेंथ, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दूरी, इसे हम कहते हैं लेंथ। इसी दूरी को हम लेंथ भी कहते हैं, इसी दूरी को हम ब्रेथ भी कहते हैं, इसी को हम हाइट बोलेंगे, इसी को हम डेप्थ बोलेंगे। ये सारा चीज दूरी ही कहता है। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, डेप्थ क्या है, सब एक ही चीज है। बात कर रहा हूँ, एक ही चीज है, दिमाग में लगाना कुछ भी, खत्म। बोलेगा दूरी है, वही लेंथ, वही ब्रेथ, वही हाइट, वही डेप्थ, चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग टेक्निक से काटते हैं। जब एक ही चीज दिया रहे, हम लेंथ बोलेंगे। कोई धागा ले लीजिए, उसको बोलेंगे धागा की लंबाई कितनी है। आप नहीं बोलोगे धागे चौड़ाई कितनी, नहीं बोलोगे ना, नहीं, आप बोलोगे लंबाई कितनी, लेंथ कितनी है। तो एक चीज अगर मौजूद रहे, हम सिर्फ लेंथ बोलते हैं। अब जहाँ दो चीज मिल जाएगा, तो एक को हम लेंथ बोलेंगे और दूसरे को हम ब्रेथ बोलेंगे। जो ज्यादा लंबा होगा, जिसका दूरी ज्यादा होगा, उसको हम लेंथ बोलाएंगे, और जिसका दूरी कम होगा उसको हम ब्रेथ बोलाएंगे। जिसमें 3 चीज हो जाएगा, तो एक को हम लेंथ बोलेंगे, एक को हम ब्रेथ बोलेंगे, और एक को हम हाइट बोलेंगे। एग्जांपल के लिए ये बॉटल देख लीजिए, इसमें 3 चीजें है ना, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो इस 3D कहलाएगा। तो जिस चीज में सिर्फ लेंथ पाया जाए, एक ही डिस्टेंस पाया जाए, वो 1D कहलाता है। सिर्फ लेंथ पाया जाएगा बस। 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, उसमें 2 चीज पाया जाएगा, एक लेंथ और एक ब्रेथ। जहां 2 चीज पाए, फिर आप ये देखो, ये क्या 2D है, एक लेंथ, एक्चुअली 3D है। तो ये बात करेंगे 2D क्योंकि का विड्थ थिकनेस भी का पीछे बोर्ड का। लेकिन हम अगर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 चीज है, एक ये दूरी है और एक ये दूरी है, एक ये दूरी और एक ये दूरी, एक लेंथ और एक ब्रेथ, 2 चीज पाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल कहलाया जाएगा। तो जिस चीज में 2 पाया जाए वो 2D, और जिस चीज में 3 पाया जाए, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल इसमें है, या आप कोई चीज ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, अपना कोई सा चीज उठा लीजिए, आप बुक ले लीजिए, उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। ये 3D पाया जा रहा है। जिसमें 3 चीज पाया जाए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब 3 अलग अलग दूरी, तो ये आपको 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो आप इस तरह से अपने जितने भी अपने अगल बगल देखिए एक बार, तो आपको या तो वो 1 डायमेंशनल दिखाई देगा, धागा 1 डायमेंशनल। 2D जिसमें 2 चीज हो, एक लेंथ हो, एक ब्रेथ हो, कोई भी कॉपी का पेज उठा लीजिए, 2D हो गया, वो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। हाइट जिसमें 3 चीज दिया है, वो 3D है। आप कुछ भी ले लो, घर में कोई सामान, टेबल, कुर्सी, सोफा, बेंच, कुछ भी उठा लिया, सब 3D है भाई। क्या लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो जो 3 चीज पाया जाए, वो आपको हो जाएगा 3D। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही डिस्टेंस पाया जाए, वो 1D। जिसमें 2 डिस्टेंस पाया जाए, लेंथ और ब्रेथ, वो 2D। जिसमें 3 पाया जाए डिस्टेंस, वो 3D, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर हाइट और डेप्थ अलग अलग चीज है। मैंने भी कहा सारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ सब एक ही चीज है। क्या है, सब दूरी है, 2 पॉइंट के बीच क्या दूरी है।
आप लेंथ बोलिएगा वो भी दूरी, ब्रेथ बोलिएगा वो भी दूरी, हाइट बोलिएगा वो भी दूरी, डेप्थ बोलिएगा वो भी दूरी। देखिए हाइट और डेप्थ एक ही चीज होता है। अगर आप नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हो, बोलोगे क्या हाइट है, ऊपर से नीचे देख रहे हो, बोले क्या डेप्थ है, क्या गहराई है। तो हाइट और डेप्थ एक ही चीज होता है। आप समझ में आ गया आपके, हाइट और डेप्थ एक ही चीज है। लेंथ ब्रेथ सब क्या है, जो दो दूरी है, जो ज्यादा डिस्टेंस है उसको लेंथ कह दिया, जो कम डिस्टेंस है उसको ब्रेथ कह दिया। तो मोर और लेस मैं ये कहूंगा हमारा कंक्लूजन क्या है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 3D की बात कर रहा हूं मैं तक में, बाकी आप जैसे स्टडी बढ़ेगी आप कॉन्सेप्ट आपके अंदर जाएंगे। मैं शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। जितनी भी चीज आपके इर्द गिर्द दिखाई देगा, या तो उसमें 1D होगा, या 2D बोलेंगे, या 3D, D4 डायमेंशन। मतलब एक सिर्फ लेंथ किसी चीज में पाया जाए तो ऐसे चीज को हम बोलेंगे वो 1 डायमेंशनल है। जिसमें लेंथ और लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी पाया जाए वो 2 डायमेंशनल। जिसके साथ में लेंथ, ब्रेथ और हाइट पाया जाए तीनों, वो कहलाया जाएगा 3 डायमेंशनल। तो जितने भी अभी मैंने आपको बताया सारे पॉलिनोमियल के बारे में, तो ये क्या है आपको, ये 2D की हम बात कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हैं इसमें दो चीज पाया जाएगा, या एक लेंथ और एक ब्रेथ। इसीलिए मैंने कहा कि दो वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेरिएबल के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी ये किसी न किसी प्लेन पर है, किसी न किसी प्लेन पर रखा पड़ा है। जब भी कोई चीज 2D में होगा तो याद रख लेना वो किसी प्लेन पर लाई कर रहा होगा, समझ रहे ना, किसी प्लेन पर लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2D की बात करेंगे अभी, आगे की बात है। ठीक है, बेसिक का अभी आप समझ जाइए अभी आप, है ना। हाँ, बाकी की बात आप धीरे धीरे बढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट में हल्का हल्का चेंजिंग आएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। ज्यादा लगते जाएंगे फिर कुछ नई चीजें मिलेंगी, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस 2D के बारे में, ज़्यादा बात कर लेते हैं। ओके, चलिए तो लीनियर इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास 2D मतलब एक लेंथ है एक ब्रेथ है। चलिए एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। चलिए ऐसा एक चीज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। जो ये लेंथ है ये है, इसको हमने x मान लिया, अलग अलग x बोल दिया, एक पार्ट लेंथ एक पार्ट ब्रेथ, एक को मैंने x बोला एक को मैंने y बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक x हो गया एक y हो गया। तो यानी ये एक लेंथ और एक ब्रेथ, तो यहाँ पर दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये एक डायमेंशन ये, तो इसको मैंने कहा कि 2D करेंगे। अब यहाँ पर लाई करें कोई भी चीज को, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज लाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन अगर यहाँ पर रख देते हैं बोलेंगे 2D में, यहाँ पर रख देंगे लाइन को बोलेंगे 1D में। लाइन तो 1D में था, लेकिन यहाँ पर 2D मतलब इसके दो दो पॉइंट हो जाएंगे। इसके मतलब ध्यान समझिए पहले, आप ध्यान समझिए, जब हमने किसी प्लेन पर रख दिया किसी चीज को प्लेन पर, अब इसके मतलब ये 2D है। 3D होगा वो स्पेस में आ जाएगा, हवा में आ जाएगा, इसमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो हाइट भी हो, उसको हम 3D में रखेंगे। यहाँ पर अपनी बातें जो कर रहे हैं वो हम प्लेन की बातें करेंगे। जब प्लेन की बातें करेंगे तो हम मतलब 2D की बातें कर रहे हैं, दिखाया तो, ठीक है ना। चलिए जैसे हमने एक लाइन ये रख दिया, एक लाइन बना दिया, अब ये 2D बन के चला है आपको, क्या यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ x पार्ट भी होगा और कुछ ना कुछ y पार्ट भी होगा। तो x और y ये प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये 2D में आ जाएगा। अब आप बोलेगा सर ये क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि x y क्यों बोला आपने, ये क्या दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझाने के लिए मैं और थोड़ी सी बेसिक बात करता हूँ, और थोड़ा सा नीचे आता हूँ। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट पर धीरे धीरे हमारी बात चलेगी। ओके, चलिए मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट में आपको मैंने कहा ये जो एक्सिस होगा x और y, ये एक्सिस का पूरी कॉन्सेप्ट काम आएगी यहाँ पर, भूलिएगा नहीं, पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगी। अब देखिए ये क्या है, x है ये y है, तो मैंने यहाँ एक बना दिया। देखिए इसी को इधर भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, इसको नीचे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो किसी प्लेन को आप 4 टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो और हर टुकड़े को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, हर टुकड़े को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब बात समझिए, अब मैं सारा पोले में कितनी मेहनत कर रहा हूँ और इसी में मैंने कहा मैं सबके बारे में बात करूँ तो मैं ये बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, भूलिएगा नहीं, मेरे साथ साथ आप याद रखिए। तो ये चला गया पहला क्वाड्रेंट, ये वाला जो टुकड़ा है ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला टुकड़ा कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला टुकड़ा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी प्लेन को हम 4 टुकड़े में डिवाइड करते हैं, हर टुकड़ा अपने आप में क्वाड्रेंट कहलाता है, हर टुकड़ा अपने आप में क्वाड्रेंट कहलाता है।
और ये एक्स एक्सिस हो गया। इसके मतलब समझ क्या, इसके मतलब ये कि एक्स की दूरी है, जैसे सपोज दैट ये लाइन ये एक्स है, यहाँ पर दो चीज, इस रूम में अगर क्लासरूम की बात कर रहा हूँ तो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मानिए मेरा इनिशियल पोजीशन है, तो ये मेरा ये पोजीशन मानता हूँ इसको, ठीक है ना। इसे कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं इसे, लिख देता हूँ मैं, ऑरिजिन। जो इसका जहाँ पर एक्स और वाई आपस में कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन यानी ऑरिजिन पर यहाँ पर मतलब ये जो दिखा रहा है ये एक्स, मतलब अगर हम इस साइड में जाएंगे, एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा दूरी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। हम इस तरफ जाएंगे मेरा वाई की तरफ कुछ ना कुछ दूरी बढ़ेगा। तो देखा यहाँ पर अभी हम ना एक्स की तरफ गए ना हम वाई की तरफ गए, यहाँ पर दोनों मेरा 0 और 0 है। देखिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं हम x से कितनी तरफ बढ़ रहे हैं, हम y से कितनी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैंने लिखा 0 और 0 मतलब ना ही हम x की तरफ बढ़े ना ही हम y की तरफ बढ़े, अभी हम इनिशियल पॉइंट पर खड़े हुए, ये 0 0 हमारा हो रहा है। चलिए इसे मिटाते हैं, ये मान लेते हैं ये वाला जो हमारा लेंथ है ना इस क्लासरूम का, और ये मेरा ब्रेथ है। तो इधर को एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर इनिशियल पोजीशन पर हूँ 0 0, ना ही मैं x की तरफ गया ना ही मैं y की तरफ गया, मैं इनिशियल पर हूँ, मेरे दोनों 0 है। अब मैं इधर बढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे बढ़ रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं x की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैंने y की तरफ बढ़ा नहीं बढ़ा, मेरा x बढ़ा, y कितना, y अभी भी 0 है। अरे मैं ये खड़ा हूँ भाई 0, मैं x की तरफ बढ़ा, मैं y की तरफ बढ़ा ही नहीं, मेरा x तो बढ़ रहा है y नहीं बढ़ रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे x में बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, y 0। इसके मतलब इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ x तो बढ़ता रहेगा, y 0, क्योंकि आज y की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो। ऊपर जाओगे तो y की तरफ बढ़ोगे, नीचे आओगे तो y की तरफ बढ़ोगे, इधर जाओगे तो x की तरफ बढ़ोगे, इधर आओगे तो फिर x की तरफ है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन, देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पर खड़े हो, हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा इनिशियल पोजीशन, हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। इधर जाएंगे मैं बोलूंगा निगेटिव पे जा रहा हूँ, इधर जाऊंगा मैं बोलूंगा पॉजिटिव पे जा रहा हूँ। इसी तरह फर्दर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो वाई की तरफ मूव करूंगा, इधर मूव करूंगा पॉजिटिव की तरफ, पीछे मूव करूँ पीछे वाई भाई उस पार्ट आ जाऊँ निगेटिव की तरफ हो जाएगा। नहीं वेरी गुड। इसके मतलब ये चार डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स की तरफ एक्स डैश की तरफ, वाई की तरफ वाई डैश। इसे वाई डैश मतलब निगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स के मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये एक्स की तरफ पॉजिटिव है, एक्स डैश की तरफ वाई सॉरी एक्स डैश ये हाँ वाई निगेटिव, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई डैश निगेटिव में आ गया। तो डायरेक्शन में ये डायरेक्शन होता है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 आप इक्वल डिस्टेंस कर दो, ये दूरी को रिप्रेजेंट कर दो, ये दिखा रहा आप इतने दूरी पर हो। अब ये 1 किलोमीटर को भी दिखा सकता है, 1 मीटर को भी दिखा सकता है और 1 सेंटीमीटर को। तो एक दिखाया मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो है वन यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये 1 यूनिट क्या है, ये 1 यूनिट क्या है, ये 1 यूनिट आपका 1 मीटर भी हो सकता है, ये 1 यूनिट आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 1 यूनिट आपका 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर दो। नहीं वेरी गुड। इसी तरह आप अगर y की तरफ जाओगे तो दिखाओगे कि 1 यूनिट 2 3 4 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो ये दिखाएगा आपको 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट जो हो सकता है आपको 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर होता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं इसी तरह 2 जाइए, आप 3 जाइए, तो ये जो है आपको यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है कितना दूरी पर आप जा रहे हो। ये भी आपको यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है कितने दूरी पर आप जा रहे हो, 1 पर 2 पर 3 4। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने इसको मान लिया मीटर, आप 1 मीटर गए तो बोलेंगे यहाँ से आप यहाँ आ गए, 2 मीटर गए आप बोलोगे यहाँ से यहाँ आ गए, 3 मीटर गए आप यहाँ से यहाँ आ गए एंड सो ऑन। वही हाल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। चलिए तो आप तो बोले सर सही है, ये तो हम जा रहे हैं इसलिए जा रहे चलेगा। और इसके मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ y एक्सिस से चिपक करके जा रहा हूँ, इस एक्सिस पर चिपक करके जा रहा हूँ y एक्सिस, इस पर जा रहा हूँ चिपक करके एक्सिस। तो ये प्लेन से क्या हो गया, अब मैं बीच में खुल कर चला आया हूँ। इसके मतलब मेरे जो ये जो पोजीशन है कहीं ना कहीं x से भी दूरी पर कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ मैं y से भी कर रहा हूँ। इसके मतलब ये हो गया कि जब अगर हम प्लेन पर कहीं आ जाते हैं
तो मेरा डिस्टेंस कहीं ना कहीं x से भी है और कहीं y से भी। मैं दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ चला आया, लो मैं यहाँ आ गया, यहाँ नहीं, यहाँ कर, चलो यहाँ कर, मैं यहाँ पर ये पॉइंट, ये मैं, चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ P पॉइंट, मैं एकदम आदत में आड़ देता, और मेरा याद हुआ मैंने आड़ ले लिया अपने नाम से, चलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ भाई। अब बोले भाई आप कहाँ पे खड़े हो, पोजीशन कहाँ आपका पता लगा, कहाँ पे खड़ा है बंदा। हाँ, तब हम क्या करेंगे, हम प्लेन को देखेंगे, प्लेन पर देखेंगे, लेकिन कहाँ पर है, लेकिन वो x से कितनी दूरी पर है। अब x से मैं कितने दूरी पर हूँ ये पता कैसे चलेगा। आप क्या करो, इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर खींच दो, x पर खींच दो। जब मैं इस पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर खींच लिया तो मैं बताऊंगा कि ये x से कितने दूरी पर है, ये x से 2 दूरी पर है। अब मैं बोलूंगा y से कितने दूरी पर हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, जहां y को काट दिया मतलब मैं y से कितने दूरी पर हूं। तो मुझे अगर अपना पोजीशन पता लगाना है कि मैं इस प्लेन पर इस क्वाड्रेंट में कहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं वहां से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो यहां पर है वो मेरा दूरी हो जाएगा x से। y से कैसे होगा, वहां से हम क्या करेंगे, उसको अपने पोजीशन से y खींचेंगे, जितना दूरी हो जाएगा हम कहेंगे y से। तो ये x की दूरी और ये y की दूरी, अब क्या हो जाएगा। तो अब हम अपने इस दूरी को जो रिप्रेजेंट करेंगे वही रिप्रेजेंटेशन कहलाता है कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा कि मैं x से कितने दूरी पर हूँ, बोले आप x से जो 2 हो आप 2 दूरी पर हो, तो आप 2 यूनिट लिख लो। अब यूनिट मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो लेना आप ले लो, आप स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर दोगे। अब मैं बोलूंगा y से कितने दूरी पर हूँ, आप बोलोगे साहब y से कितने दूरी पर हो, ये दूरी कितना है, ये दूरी 3 है, आप 2, 3 कर दोगे। दिस इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम किसी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाला बताता है हमेशा हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पॉइंट y को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किस तरह हम किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक ब्रैकेट लिखोगे, हमेशा पहला वाला x लिखोगे यानी x से कितने दूरी पर है, और दूसरा पॉइंट y पर लिखोगे y से कितने दूरी पर है। इस तरह से आप किसी एक पॉइंट को लिखोगे। अब मान लो 1000 पॉइंट होगा तो हर पॉइंट कहीं ना कहीं लिखा होगा, एक पॉइंट पर तो 2 पॉइंट नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता है, वो सब लिखा पड़ा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हर पॉइंट का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा। जब मैं कहूंगा कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, आप समझ जाओ कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस पॉइंट का पोजीशन कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ खड़ा है। जैसे आप मोबाइल ट्रैक करते हो ना डिस्टेंस, अरे ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर है, निकालते हो लोकेशन, कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हैं, इसका यूज करते हैं। समझिए पहले आप समझिए कि और फिर समझिए, फिर लीजिए आप। हम क्या करेंगे, उसका पॉइंट को, उसके कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। माफ पानी नहीं है, पानी कैसे है, कोई पानी लाए भाई। हाँ चलिए हम लोग बात करते हैं, ओके चलिए। तो पानी आ रहा है, लोग मदद लेते हैं यहाँ पर। तो x और y भाई बोलते बोलते ना थोड़ा सा पानी नहीं चाहिए, नहीं लाइए भाई जल्दी लाइए। हाँ नो एक पॉइंट पानी आएगा तब लोग कुछ पढ़ लेते हो साहब। तो x, y, तो ये हम जो है कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो है इसे मिटाई कहाँ गया, लाइए इस फोर्थ को मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं। ऑरिजिन, ये मैं यहाँ ऑरिजिन पर इस तरह से 0 0 करूंगा, आप समझ जाइएगा कि आपका ये क्या है, ऑरिजिन है। चलिए पानी आ गया, थोड़ी बात है, पहले पानी पी लेते हैं फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कहा था, हाँ अब मैं बात कर रहा था आपको कोऑर्डिनेट का। तो ये मैं इतने क्यों बताया, एक बात अपने दिमाग में आप डाल लें कि जब भी मैं बोलूंगा कोई भी पॉइंट कहां पर है, मैं कहूंगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप समझ लीजिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब वो x से कितने दूरी पर है और वो y से कितने दूरी पर है। वो ये दूरी उसका x हो गया और ये दूरी उसका y हो गया। तो x से 3 पर है, y से 2 पर है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। चलिए मैंने इतनी बातें क्यों बताया, देखिए अगर 9th क्लास वाले के लिए ये चैप्टर इतना ही है, सिर्फ पॉइंट दिखाना होता है। 9th वाले का कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, अब 10th वाले जाएंगे बाद में,
वहाँ बाद में जाएंगे, पहले इसे समझ से फील ले लें। तो मैं ये इतना क्यों बताया, क्या जरूरत पड़ा बताने का मुझे, चलिए मैं बताऊंगा मैं आपको क्यों बताया। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, फिर से कट कर नया फेस करते हैं। मैं इतनी बातें आपको इसलिए बताया कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन के माने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माने क्या हो रहा है। देखिए लाइन, व्हाट इज लाइन, पहला क्वेश्चन लाइन होता क्या है। इक्वेशन तो हम बात की बात करेंगे, पहले बताएंगे कि लाइन है क्या चीज। आप पढ़ेगा सर इसको बढ़ा के जाइए इधर और लाइन दोनों भाई ये लाइन बनाएंगे, ये समझिए कि होता क्या है। लाइन इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट, बहुत सा पॉइंट की लाइन क्या है, आप बहुत सा पॉइंट ले लो, ये सब लाइन करा जाएगा। देखिए ये पूरा आप इसको बढ़ाते चले जाओ। देखिए आपको मैंने लाइन को दूर दूर रखा, आप इस लाइन को चिपका कर दोगे तो ये लाइन आपको ऐसे दिखाई देगा, डॉट डॉट पे दिखे, दोनों तो एक ही चीज है। मैंने इसे भी पॉइंट में डिपेंडेंट किया, ये भी पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट क्लोज हो गया तो डार्क दिख रहा है, ये मैंने दूर दूर ले लिया। देखिए दोनों का फर्क समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो लाइन है एक्चुअली में ये सेट ऑफ पॉइंट, सेट कहते हैं एक तरह के सिमिलर टाइप की चीज को, सोफा सेट, डिनर सेट, है ना, एक सिमिलर टाइप की चीज को कहते हैं जिसको जो एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता हो, वो पूरा आपस में वो चीज जो होता है वो एक सेट बन जाता है। तो इसी तरह मैं सारे पॉइंट का सेट, एक सब पॉइंट का सेट, आप इसके मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, तो आप पूछेंगे सर कैसा पॉइंट, किस पॉइंट का सेट, एक पॉइंट तो यहाँ लिया करता हो, क्या ये भी है, नहीं नहीं नहीं, क्या ये भी पॉइंट है, नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि सेट ऑफ दोस पॉइंट। अब क्वेश्चन पूछिए सर कौन सा पॉइंट, मैं बोलूँ वैसा पॉइंट का सेट जो एक सर्टेन टाइप के फंक्शन को डिफाइन करता हो या सेटिस्फाइड करता हो। देखिए जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन है, मैंने कहा था डिग्री 1 है, लाइन का इक्वेशन है। तो वैसा पॉइंट जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, या है ना, बोलेंगे सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच सेटिस्फाइड अ सर्टेन टाइप ऑफ इक्वेशन। किस टाइप का इक्वेशन, कोई इक्वेशन होगा, हर लाइन का अपना अपना इक्वेशन होता है। तो मान लीजिए एक लाइन है, इसका अपना इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो आप बोलिएगा सर इसके मतलब समझा नहीं कि सेटिस्फाइड करता हो। सेटिस्फाइड के मतलब क्या हो गया कि आप वो पॉइंट को उठा लो, कोई सा भी पॉइंट उठा लो दुनिया का, यानी यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट होगा, ये बोर्ड ले लेंगे, यहाँ पूरा इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, बहुत सा पॉइंट है, लेकिन एक सर्टेन टाइप के पॉइंट को उठा लो। इसको मान लो मैंने इसको उठा लिया पॉइंट को, जब इस पॉइंट को उठाया तो इसका अपना अपना कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस होगा और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस होगा। लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में भी जस्ट कहा, इसलिए बार बार पूछेगा नहीं, पीछे वीडियो को कीजिए, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर वापस यहाँ आ जाइए, है ना, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहूँगा उस पॉइंट का सेट, सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट, कैसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट हर पॉइंट का अपना अपना एक क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट होता है। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब सेटिस्फाइड के मतलब क्या हुआ, आप इस पॉइंट को उठाइए, यहाँ के x और y में ला करके पुट कर दीजिए, इसका x पॉइंट इसके x में, इसका y पॉइंट इसके y में, तो आपको LHS ये वाला पार्ट जो हो जाएगा वो LHS होगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो RHS होगा। अगर LHS और RHS बराबर हो जाए हम कहते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हाँ इसी का है। अगर आप जनरल टर्म में समझना चाहते हो, जैसे आप अपने घर के बच्चे हो, मैं कहूँगा कि भाई अपने अपने आप क्या कहते हैं पापा के बेटे हो, कैसे हो भाई, पता कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, डीएनए रिपोर्ट लोगे, अपने बाबूजी का डीएनए निकालोगे, अपना निकालोगे, मैच कराओगे, बोलोगे मैच कर गया, हम अपने पापा के बेटे हैं। तो इसी तरह अब ये भी इसी के खानदान का है भाई, यानी हर पॉइंट इसके खानदान का पता कैसे करोगे, किसी को उठाओ उसका डीएनए रिपोर्ट चेक करो। अब डीएनए इसका चेक करेंगे, आप इसके कोऑर्डिनेट को लो यहाँ पुट कर दो, इसका डीएनए रिपोर्ट है। अब यहाँ पर लेकर के पुट किया, LHS RHS मैच कर गया, बोला हाँ वो इसी का परिवार है। अगर मान लो मुझे पॉइंट यहाँ से मिल गया उठाते, ये बोला नहीं नहीं हम भी इसी का पॉइंट है, इसका डीएनए रिपोर्ट लो यहाँ जाके चेक कर दो, मतलब इसका कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ होगा मान लो x2 x3 मान लो, x2 y2 मान लो, यहाँ उठाओ, x के जगह x2 पुट कर दो, y की जगह y2 पुट कर दो और सॉल्व करो। LHS RHS मैच नहीं करेगा तो बोलेंगे नहीं है, मैच कर गया बोलेंगे हाँ ये भी इसी का जो भी हो परिवार में से, मतलब ये सेट मतलब इसका परिवार है भाई, ऐसे इक्वेशन का परिवार हो गया, ठीक है। क्लियर भाई, एक वेरी गुड। चलिए तो हाँ हम लोग ये बातें हम लोग जान गए थे लीनियर इक्वेशन की।
हम लोगों ने किया। ये अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और इसका जितना भी है आपको एक बार आप देखें, आपको जो प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का हो चुका है, क्यूबिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब मेरे ख्याल से आप कुछ बेसिक तो आपके समझ में आ ही गया होगा, नहीं? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारे वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, सॉरी सब्सक्राइब करना भूलें। फिर मिलते हैं।